इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन करेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्या होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो मैग्नीशियम है एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। सबसे क्रियाशील धातु नहीं है, सबसे क्रियाशील धातु का नाम है पोटेशियम, लेकिन सबसे क्रियाशील की श्रेणी में ये भी आता है। तो ये भी बहुत ही क्रियाशील धातु है और यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। जब इसको संतुलित किया जाएगा तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा। संतुलित कैसे किया जाता है इसको हम बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के जो फीता होता है उसके चारों ओर एक परत बना लेता है जो उसे जलने में कठिनाई होता है, इसीलिए उसको साफ करके जलाया जाता है। आंसर देखिए, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है और यह वायु के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे करने लिखा गया है, अभिक्रिया करके अपने चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है। ये बताया ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत मैग्नीशियम के रिबन पर चढ़ जाता है जिससे जलने में उसे कठिनाई उत्पन्न होती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो सोचे बता दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। देखिए ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो हम मुख्य रूप से नहीं कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। जो बताने वाला है हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ के कोई भी पदार्थ जब एक बनाए, जैसे ये हमारे हाथ में एक मार्कर है, एक उसका ढक्कन है, ये 2 पदार्थ है और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये एक हो जाएगा। या 3 पदार्थ को जोड़ दें और जोड़ने पर एक बने। देखिए जैसे अभी एक एग्जांपल बताए थे, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करा था, क्या बना है MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब बताए मैग्नीशियम एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, दोनों मिलके क्या बना है MgO। तो यहाँ पे इन दोनों का हुआ है संयोजन। तो हम सब इसके पहले वाले वीडियो में बता दें कि इसको कहते हैं अभिकारक या अभिकर्मक, इसको कहा जाता है प्रतिफल, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करे तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे अगर इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक, एक अभिकारक कभी नहीं मिलके बना सकता, एक अभिकारक टूट के बना सकता है, जो इसका अगला प्रकार है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम से कम 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, तो जिसमें कहेंगे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक का एक और नाम बता दिए अभिकर्मक भी होता है, मिलकर, और जब मिलेगा तो कितने पदार्थ का निर्माण करेगा, एक, और उस पदार्थ का नाम यहाँ पे क्या रखेंगे, प्रतिफल या उत्पाद। तो इसको कहेंगे एकल उत्पाद का निर्माण करे, एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या कह देंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 अभिकारक था, दोनों मिलके एकल उत्पाद का निर्माण किया, इसको कह दिया संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम लोग को बनाना है H2 + O2 मिलके क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पे H2 और O2 मिलके जल बना है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलके जल बनाते हैं। तो दोनों यहाँ पे जुड़ा है और जुड़ के बना है एक। तो इसी को भी कह सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार देखिए, इसके बाद जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब, वियोजन का एक और नाम है अपघटन भी नाम होता है, और वियोजन या अपघटन दोनों का मतलब होता है टूटना।
ठीक है। तो टूटने का मतलब क्या है, अभी इस संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का एकदम उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। याद कीजिए, संयोजन अभिक्रिया में बताए थे कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। इसमें कहेंगे जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। समझ में आया? तो इसका जैसे हम एग्जांपल देखिए, जैसे CaCO3 है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म किया गया तो ये टूट जाता है। किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसको गर्म करने की आवश्यकता होती है, तो गर्म करेंगे तो ये CaO + CO2 में टूट जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में भाग लिया है एक पदार्थ और ये दो बना है, तो दो बना है तो टूट के बना होगा कि जुड़ के बना होगा? टूट के बना होगा। तो इस वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिल के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, इसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो उल्टा तो है। अब इसका लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखिए यहाँ पे एक अभिकारक है, तो कहेंगे एकल अभिकारक। अब दो बना है तो टूट के बना है, तो लिखेंगे टूट कर। अब दो भी बन सकता है, दो या से दो से अधिक भी बन सकता है। टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करें। पदार्थ की जगह पर उत्पाद भी लिख सकते हैं। निर्माण करे, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। तो इसको अब वियोजन किसी भी चीज़ को तोड़ना वियोजन कहलाता है। अब वियोजन को या किसी चीज़ को तोड़ने के लिए तीन तरीका से तोड़ सकते हैं। एक सूर्य का प्रकाश देकर, मतलब हम बता दें कि गर्म करने से ही टूटेगा, तो तीन तरीका से गर्म किया जा सकता है। एक सूर्य का प्रकाश देकर, एक ऊष्मा देकर और एक विद्युत धारा देकर। अब तीनों के लिए अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए हम अभी बताए थे कि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो तीन तरीके से किसी भी चीज़ को गर्म किया जा सकता है। एक ऊष्मा देकर, एक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और एक विद्युत के द्वारा, जिसको कहते हैं बिजली के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के उपस्थिति में। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो, टूटे, उसको कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। इसको क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन के बारे में देखिए, अगर डिफिनेशन तो ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन पूछे वैसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है ऊष्मीय वियोजन। अब एक बात याद रखना है कि वियोजन का नाम अपघटन भी है। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसको बोल रहे थे, अगर वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। अगर वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। और अगर वियोजन विद्युत की उपस्थिति में हो तो उसे कहेंगे विद्युतीय वियोजन। विद्युत का मतलब बिजली। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ठीक है। एग्जाम्पल एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे प्रकाशीय वियोजन, जैसे सुने सिल्वर क्लोराइड के बारे में। तो जब सिल्वर क्लोराइड होता है, जो AgCl होता है, तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये Ag और Cl2 में टूट जाता है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया है। जैसे ये एक है अभिकारक, इधर दो बना है तो वियोजन है। लेकिन कौन सा वियोजन है? तो कहेंगे
प्रकाशीय वियोजन है। क्यों प्रकाशीय वियोजन है? क्योंकि इसमें वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हुआ है। दूसरा देखते हैं उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन में ऊष्मा देंगे हम लोग, गर्म करेंगे। अभी देखिए जैसे CaCO3 को गर्म किया जाए, ऊष्मा दिया जाए, यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह दे जाए, इसको डेल्टा कहते हैं, तो उसका मतलब गर्म हो रहा है। तो इसको किस में गर्म करेंगे? ऊष्मा देंगे तो ये भी टूटेगा। किसमें? CaO+CO2 में। इसके पहले हम लिख देते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको भी बोल लेंगे, ये भी वियोजन हो रहा है। लेकिन कौन सा वियोजन? अगर ऊष्मा की उपस्थिति में है तो कौन सा वियोजन होगा? ऊष्मीय वियोजन होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युतीय वियोजन। तो विद्युतीय वियोजन में होगा वैसा वियोजन जो विद्युत धारा के प्रवाह करके कराया जाए या विद्युत की उपस्थिति में हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जल। तो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसको किसके उपस्थिति में गर्म करेंगे? विद्युत धारा के। क्योंकि किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए गर्म तो करना पड़ेगा। अब जब इसको विद्युत धारा की उपस्थिति में या विद्युत की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। एक बार और देख लिए, प्रकाशीय वियोजन उस वियोजन को कहेंगे जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता हो। वैसा वियोजन जिसमें ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजन हो तो उसका कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। और जब वियोजन विद्युत की उपस्थिति में हो तो उसको कहेंगे विद्युतीय वियोजन। आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ऐसे इसका डेफिनेशन नाम में ही है। वैसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, वैसा वियोजन जो ऊष्मा की उपस्थिति में हो, और वैसा वियोजन जो विद्युत धारा की उपस्थिति में हो, उसे क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए हम लोग दो अभिक्रिया देख लिए, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को देख लिए, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। ज़्यादातर केमिस्ट्री के डेफिनेशन में उसके नाम में ही उसका डेफिनेशन होता है, खाली समझना रहता है। तो इसको देखिए, विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाना। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। जैसे कोई A और B अभिक्रिया 80 से किया और यहाँ पे क्या हुआ ना, ये C इस B को हटा दिया तो C इसके जगह पर आ गया तो क्या बनेगा? AC+B। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि ये जो C इस B को हटाने आया तो C इससे ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए। अभी कोई बैठा हो, किसी को हटाना हो तो हटाने वाला ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। अब इसमें ताकतवर का लेके क्या करेंगे? इसमें हम लोग देखते हैं क्रियाशील। अब कौन किससे क्रियाशील होता है? यहाँ पे आप लोग को एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, उसमें देख सकते हैं आप लोग कि सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होती है। ठीक है। तो ये C इस B से ज़्यादा क्रियाशील होना चाहिए तो अभी विस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर ये C इस B से कम क्रियाशील होगा तो विस्थापन नहीं होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया भी नहीं होगा। इस विस्थापन का एक और नाम होता है एकल विस्थापन। अब एकल विस्थापन इसलिए होता है क्योंकि एक और इसका प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का द्विविस्थापन। तो कभी कभी पूछ देता है एकल विस्थापन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो विस्थापन पढ़े हैं, द्विविस्थापन पढ़े हैं, ये एकल विस्थापन क्या है? तो इस समय मैंने उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, विस्थापन को ही एकल विस्थापन भी कहा जाता है। तो इसका अभिक्रिया का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व, ये अधिक होना चाहिए, किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। तो कहेंगे जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो उसी को कह देंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे उसे हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब ये तो ABCD देख के हम आप लोग को एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ Zn+CuSO4। ठीक है।
तो जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। अब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये जिंक इस कॉपर को विस्थापित करेगा, मतलब हटा देगा, और हटा के उसके जगह पे स्वयं जाके उसका जगह ग्रहण कर लेगा। तो बताइए यहाँ पे CuSO4 के साथ है, जैसे Zn यहाँ पे जाएगा तो बन जाएगा ZnSO4, और जो Cu अलग हुआ वो यहाँ पे लिखा जाएगा Cu। तो कुल मिला के बात है कि जिंक इस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तभी जिंक कॉपर को हटा पाया है। अगर Cu प्लस ZnSO4 होता तो क्या ये Cu इस Zn को हटा पाता या नहीं हटा पाता, बताइए। देखिए यहाँ पे जिंक इस कॉपर को इसीलिए हटा पाया कि कॉपर से ज़्यादा जिंक क्रियाशील है। तो इसका मतलब है ना कि कॉपर कम क्रियाशील है। तो जब कॉपर कम क्रियाशील हो गया और जिंक इससे ज़्यादा क्रियाशील है तो क्या विस्थापन अभिक्रिया होगा? नहीं होगा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा अभिक्रिया सही है। एक जैसे ये लिख दिया, एक इसको लिख देगा हटा के CuSO4 प्लस Zn। तो ये रिएक्शन ही गलत है, क्योंकि कॉपर में और जिंक में कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। जबकि हम लोग क्या पढ़े, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, यहाँ पे तो कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है? गलत। और इसके लिए ये सही है, क्योंकि जिंक में और कॉपर में जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए ये जिंक इस कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इस जैसे इसको कहते हैं ना एकल विस्थापन, तो इसको कहते हैं उभय विस्थापन। इसका एक और नाम क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो अगर कहे कि एकल विस्थापन बताए तो आप लोग समझ जाएगा कि इस विस्थापन का बात हो रहा है। अगर कहे द्विविस्थापन तो द्विविस्थापन तो नाम है, कहे उभय विस्थापन तो समझना है कि उभय विस्थापन भी द्विविस्थापन का ही नाम है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। तो द्विविस्थापन कहेंगे, देखिए जब दो अभिकारक अपने समूहों या आयनों की अदला बदली करके दो नए पदार्थों का निर्माण करें, तो पदार्थ के जगह पर हम लोग उत्पाद बोल सकते हैं, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जब दो अभिकारक क्या है? जो अभिक्रिया में भाग लिया है, अपने आयनों की अदला बदली करके, आयनों का मतलब प्लस और माइनस, अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करे। उसे क्या कह देंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जैसे हम ABCD करके बताते हैं, आप लोग बताते हैं। देखिए देखते हैं AB प्लस CD रिएक्शन किया। अब हम लोग देखिए जो पहले होता है उस पर प्लस होगा। जो भी दो अगर तत्व लिखा हो तो दो तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, और जो भी उसमें पहले लिखा रहेगा वो तत्व प्लस होगा। तो ये प्लस होगा तो ये कन्फर्म है कि माइनस होगा, और इसमें ये प्लस है तो ये कन्फर्म है कि ये माइनस है। अब दोनों अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करेंगे। अदला बदली का मतलब ये चल जाएगा इस D के साथ और ये B चलाएगा इस C के साथ। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, A प्लस है तो इसके साथ माइनस वाला जुड़ेगा तो हो जाएगा AD, और यहाँ पे B माइनस है तो इसके साथ C वाला जुड़ेगा तो BC। समझ आया? तो अपने समूहों या आयनों की अदला बदली करें। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2, ये है सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड। ठीक है। अब हम बता दिए कि जो पहले होगा ना वो प्लस होगा, और जो उसके बाद में लिखा होगा ना वो माइनस होगा। तो ये है प्लस, ये माइनस, फिर इसमें ये प्लस और ये माइनस। अब अपने आयनों का अदला बदली करेगा तो इस Na के साथ बताइए कौन जुड़ेगा? Cl। तो NaCl का निर्माण होगा, और इस Ba के साथ कौन जुड़ेगा? SO4। अब हम लोग पहले प्लस वाले लिखते हैं इसलिए Ba को पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा? BaSO4। तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट। इसका नाम सोडियम, यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई ना दे रहा होगा, सोडियम सल्फेट। इसका नाम होगा बेरियम क्लोराइड। इसका नाम होगा सोडियम
क्लोराइड, और इसका नाम क्या लिख देंगे, बेरियम और सल्फेट। ठीक है, देखिए ये Na2SO4 और BaCl2 आपस में अभिक्रिया किया तो Na पर प्लस है तो इसके माइनस वाला से मिल जाएगा, और इस Ba पे प्लस है तो इसके SO4 से मिल गया, तो Na और Cl NaCl बनाया। अब Ba और SO4 मिलके क्या बनाया, BaSO4। तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन। जब दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए उत्पादों का निर्माण करें उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर अभिक्रिया जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए नाम से परिभाषा है, अवक्षेपण का मतलब जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो। ठीक है, देखिए जब दो विलयनों को मिलाया जाता है, विलयन आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे दूसरा पाठ में। ठीक है, तो जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत रंग के, श्वेत माने उजला, श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय, अविलेय का मतलब घुलता नहीं है। ठीक है, तो इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे सिल्वर नाइट्रेट जिसको कहते हैं AgNO3, इसका अभिक्रिया जब नमक से कराया जाता है, नमक साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, तो जब इसका अभिक्रिया कराया जाता है तो अब बताइए, अभी हम आपको द्विविस्थापन बताए थे, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, फिर इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। अब ये Ag इसमें किससे मिलेगा, माइनस वाला से। अब माइनस कौन होता है, Cl, तो क्या बनेगा AgCl, और ये NaNO3 के साथ मिल जाएगा तो बनाएगा NaNO3। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इन दोनों, इस देखिए दोनों द्विविस्थापन ही है, लेकिन इस सिल्वर क्लोराइड किसके रूप में है, अवक्षेप के रूप में, तो इसीलिए इस अभिक्रिया का क्या कहा गया है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। अगला रिएक्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, और एक है अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो। इसको क्या कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे हम लोग सोडियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो ये दोनों जुड़ के बनाएगा Na2O। तो Na2O बनाया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक हम लोग और देखते हैं, जैसे मुझे Na और ये Cl से अभिक्रिया करता है, Cl से नहीं करता, Cl2 से हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। क्या होता है, ये Na प्लस और ये Cl माइनस होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो क्या बनाता है, NaCl। तो यहाँ पे कह देंगे ये सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो। देखिए इसमें ऑक्सीजन का योग है और इलेक्ट्रॉन का त्याग है, और इसमें हाइड्रोजन का योग है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है। तो इस अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया। इसके लिए
जिसमें H2 का योग होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पर देखिए, जैसे Na और Cl2 मिल के क्या बनाता है, NaCl। तो यहाँ से ये प्लस और ये माइनस होता है, तो यहाँ से इस Cl यहाँ पे बना है, तो Cl का क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हम बताए Na इसको इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो त्याग कर दिया तो हुआ ऑक्सीकरण, लेकिन जो त्याग किया उसका क्या हुआ, वो क्या हुआ, ऑक्सीकृत। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और ग्रहण करके यहाँ पे NaCl बना है। तो यहाँ पर इसको नीचे से लिखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन क्या हुआ, तो कहेंगे अपचयित हुआ है। जैसे यहाँ पे सोडियम ऑक्सीकृत हो रहा था, तो क्लोरीन क्या होगा, अपचयित होगा। ठीक है, और जब ये दोनों काम एक साथ होने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का डेफिनेशन होता है, रेडॉक्स को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रेडॉक्स कहते हैं। कहेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन या ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब ही होता है ऊष्मा का त्याग, लेकिन ऊष्मा का त्याग का मतलब ये है कि उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा भी निकलता हो। जब उत्पाद बने, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक अब आपस में मिल के उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसमें लिखा है जिस अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, या श्वसन। श्वसन भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर से जब श्वसन होता है तो हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर निकलता है, जो उत्पाद बनता है उसमें ऊर्जा भी बनता है, इसीलिए क्या कहते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और प्राकृतिक गैस मतलब प्राकृतिक गैस मीथेन को कहते हैं, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। दहन कराएंगे का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाएगा, तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O, और इसी के साथ निकलता है ऊर्जा। तो देखिए जब जिस अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है, तो इसमें अभी ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो इसमें उत्पाद के साथ ऊर्जा भी निकला है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लोग के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन की क्रिया में हम लोग के अंदर ग्लूकोज होता है और ये अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में, तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो इसमें भी हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, तो जब अभिक्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं और जल हम लोग के शरीर में से, और ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा या ऊर्जा का भी निर्माण, उसे क्या कह देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी ठीक ही इसके विपरीत है, इसमें उत्पाद के निर्माण में ऊर्जा या ऊष्मा निकलता है और इसमें उत्पाद बनाने के लिए ऊर्जा या ऊष्मा देंगे। समझ में आया? तो देखिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता हो, माने लेता हो, उसे क्या कहेंगे, इसमें त्याग हो रहा है, इसमें ले रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी में जैसे किसी भी पदार्थ को तोड़ना हो तो गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे नहीं तब तक वो टूटेगा नहीं, तो गर्म कर दिए तो ऊष्मा को ग्रहण करके वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब गर्म करेंगे तो गर्म किए हैं माने ऊष्मा इसको दिए हैं, समझ में आया? तो गर्म किए हैं तो इसको ऊष्मा दिए हैं, अब ये टूटेगा CaO प्लस H2O में, तो इसमें ऊष्मा दिए हैं, ये ऊष्मा का अवशोषण किया है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग लिखे थे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा इसको दिया जाएगा, तो क्या होगा, टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। इसका नाम क्या बताए थे आप लोगों को, कैल्शियम
कार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड और इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण होने के साथ साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलती है उसे क्या कह देंगे, ऊष्माक्षेपी। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे कह देंगे ऊष्माशोषी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है।